विवेक इंग्लैंड में रहता है और उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। अब वह अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहां पर उसको अपॉइंट किया गया है। वह इंडिया जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि पूरे 5 साल बाद वह इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठ करके अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने माता पिता को भी याद करता है। अपने दादा दादी से विवेक को कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी, हर एक बात मानती थी विवेक की। वह दिन आज भी याद है जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से भी थप्पड़ खा लिया था। उसके दादाजी राम प्रसाद और दादी नीलम अपने पोते को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। जब विवेक विदेश जा रहा था तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि घर में एक विवेक ही था जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती है, बेटा विवेक, पढ़ने के लिए जाओगे तो मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर बनकर जब आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ही इलाज करना। विवेक भी अपने दादा दादी के गले लग जाता है और कहता है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊँगा दादी, और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूँगा। आप चिंता मत करना दादी। विवेक विदेश चला जाता है। विदेश में 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वह इंडिया आ रहा है, वह भी दिल्ली के इकोनॉमिक ग्रामीण अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर राम प्रसाद जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए पास के ही सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी नीलम को लेकर के दिखाने के लिए चले जाते हैं और 10 रुपये का पर्चा कटवाते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर राम प्रसाद जी को देखने के बाद कहता है कि आपका शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ जो आपको सस्ती भी पड़ेंगी और आप आराम से खरीद लेंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। राम प्रसाद जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयों का पर्चा लेकर बाहर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऑटो का इंतज़ार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए नीलम जी कहती है, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। नीलम जी ऑटो को हाथ देती हैं और उस ऑटो में बैठ करके अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। ऑटो में बैठते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही राम प्रसाद जी अपनी पत्नी नीलम से कहते हैं, याद है नीलम, तुम्हें बारिश कितनी पसंद है। अरे हर बारिश में तुम 1-2 बार जरूर भीगती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है। अब तो बारिश से डर लगता है कहीं भीग कर बीमार न पड़ जाए। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है। घर के पास वाली गली बहुत ही संकरी है जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता है, उन्हें पैदल ही आना पड़ता है।
इसीलिए दोनों लोग घर के बाहर वाली गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन घर भी पहुंचना है। नीलम जी अपने पति की दवाइयों को एक पॉलीथीन में लेकर अपनी साड़ी के पल्लू से छुपा लेती हैं, कहीं भीग न जाए, और अपने पति का हाथ पकड़ कर के धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगती हैं, कहीं उनके पति फिसल कर गिर न जाए। इसीलिए वह अपने पति का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चली आ रही हैं। घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती है और अपने पति राजेश को बुलाते हुए कहती है, देखो तो, इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा इश्क फरमा रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी लिहाज शर्म है कि नहीं, जो दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इतना बुढ़ापा आ गया है। मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। राजेश बोला, आने दो, आज मम्मी पापा को देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा। आज इस मोहल्ले में हमारी भी इज्जत है, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यह दोनों बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, शर्म नहीं आती है। लेकिन वह दोनों यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि सहारा देने के लिए हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, कहीं बारिश में कोई फिसल कर ना गिर जाए। जैसे ही नीलम जी और राम प्रसाद जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? घर में बहुएं आ गई हैं, नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले आ रहे हो। नीलम जी बोली, बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी का हाथ इसीलिए पकड़ा था, कहीं बारिश में गिर ना जाए। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाए थे। और बेटा, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार से ले जाकर के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। अब बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर नीलम जी गीले कपड़ों को बदलने चली जाती हैं और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़ों को बदल लीजिए। राम प्रसाद जी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है। उनसे इस उम्र में अब चलना फिरना नहीं होता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। दिनेश ने भी अपने पिताजी के ही बिजनेस को अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में राम प्रसाद जी की अच्छी खासी जान पहचान थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगवा दिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। राम प्रसाद जी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और जितने भी पैसे कमाए थे वे घर बनवाने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ रखे थे। जब उनकी बुढ़ापे में तबीयत खराब होती तो उन्हें दवाइयों के लिए भी, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, और बेटे बहू को 50-100 रुपये देने में भी आफत आ जाती थी। बहू अपने लिए 5,000 की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन माँ बाप के ऊपर 500 रुपये भी खर्च हो जाए तो बहू घर में कलह कर देती थी कि घर में बैठे बैठे बस खर्चे बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हो। एक दिन वंदना दिनेश से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो उनके खर्च उठाओ, ऊपर से बूढ़ा बीमार रहता है,
तो अब सास भी कोई काम नहीं कर पाती है और पूरा दिन अपने पति की तीमारदारी करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि बुढ़ा बुढ़ी को बना बना कर खिलाना। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ। मेरे यह किसी काम के नहीं है। घर में बैठे बैठे खर्चे ही बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू का खर्चा करना है। हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। दिनेश कहता है, तुम चिंता मत करो वंदना, मैं हफ्ते 10 दिन में ही इन लोगों को घर से निकालने का इंतजाम करता हूँ। 10-15 दिन बाद दिनेश अपने माता पिता से कहता है कि मैंने दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात की है। सोच रहा हूँ आपको उधर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँ। आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा तो आप ठीक हो जाओगे। वंदना भी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, सही कह रहे हो आप। पापा को एक बार दिल्ली में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। राम प्रसाद जी, नीलम जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गए। वह तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है, तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है। नीलम जी कहती है, बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर दिखाने ले जाओगे, इससे तो अच्छा है कि तुम पास के ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, तो वह ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं। मैंने अपनी एक मित्र से बात की है। वह दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम करता है और उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊंगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है। बस आप कल चलने की तैयारी कर लो। परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। अपने 1-2 जोड़ी कपड़े भी लेकर चलना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। दिनेश की बातें सुनकर नीलम जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी है, इसीलिए वह अपने पिताजी को दिखाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वह भी खुश होकर के अपने और अपने पति के कपड़े बैग में जमा लेती है और दूसरे दिन ही राम प्रसाद जी, नीलम जी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। दिनेश नीलम जी और राम प्रसाद जी को दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उस हॉस्पिटल को देखकर नीलम जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही हैं। दिनेश अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठता है। इतना कहकर दिनेश और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। नीलम जी और रामप्रसाद जी अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगते हैं कि कब बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए। ना ही तो बहू वापस आई और ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। वह तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली में छोड़ने के लिए आए हैं। वह माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। नीलम जी अस्पताल के बाहर ही घबराई सी चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती है। लोगों से पूछती रहती है कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा है क्या, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कौन किसको जानता है। अब रामप्रसाद जी को शक होने लगता है कि उनका बेटा
बहू उन्हें दिल्ली दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है, बेसहारा कर दिया है। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। नीलम जी को जब पता चलता है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए हैं तो वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है कैसी किस्मत पाई है हमने, पूरी जिंदगी इतनी संघर्षों में निकाली है और अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात नीलम जी रोते रोते हुए गुजार देती है। सुबह होते ही पास के ही ढाबे से वह अपने पति के लिए और अपने लिए चाय लाती है। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक भी अपने खाने पीने का खर्चा उठा सके। 2-4 दिन तो वह उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाते हैं और जितने पैसे होते हैं उससे थोड़ा बहुत खा पी कर अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजर करेगी। जिस ढाबे से नीलम जी चाय और नाश्ता लेकर आती हैं वह उस ढाबे वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा कोई काम हो तो मुझे दे देना, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, कुछ काम कर लूँगी तो खाने के लिए पैसे निकाल लूँगी। ढाबे वाला कहता है माताजी आप चाहें तो मेरे ढाबे के बर्तन धुल सकती हैं, उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूँगा और साथ में सुबह शाम की चाय भी दे दूँगा। अब नीलम जी क्या करती, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास। किसी तरह से अपना और अपने पति का गुजारा करने लगती हैं। विवेक भी अपनी पढ़ाई पूरी करके दिल्ली में आ चुका है। आज उसका दिल्ली के नामी गिरामी अस्पताल में पहला दिन है। वह होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठ कर के जाने लगता है तो देखता है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे उसके दादा दादी हों और पास में छड़ी लिए दादाजी बैठे हों, लेकिन फिर भी आगे को चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, वह भी चाय की पटरी पर। लेकिन उसका मन नहीं मानता और विवेक दोबारा से अपनी कार को वापस घुमाता है और उस चाय की पटरी के पास जाता है। जैसे ही उधर आता है तो वह देख करके दंग रह जाता है कि अरे यह तो सच में उसके दादा दादी ही हैं और दादी चाय के बर्तन धुल रही हैं। दादाजी उधर ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज़ देता हूँ, दादी आप इधर क्या कर रहे हो। जैसे ही दादी मुझे देखती है तो बर्तनों को छोड़कर मेरे पास भागी आती है और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धो रही है और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों हैं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो। दादी रोते हुए सारी आपबीती मुझे बताती है। मैं सुनकर के दंग रह जाता हूँ। अपनी मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे थे और खांस रहे थे। मुझसे दादाजी और दादी जी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को अस्पताल में भर्ती कराता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वह अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। दादा दादी को अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा से दादा दादी जी के बारे में पूछता हूँ कि वह किधर हैं, तो मम्मी झूठ बोल देती है कि वह दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले गए हैं, बता के भी नहीं गए हैं। मैं मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी होता हूँ।
कि मेरी मम्मी दादाजी दादी जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मैं अपनी मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घुमाने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसीलिए उनको घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। उधर पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा को इंतज़ार करवाने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगती है। बेटा, तुम हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी, और तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता करके तो जाते कि कहाँ जा रहे हो। मुझे इधर अकेला छोड़कर के चले गए। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर विवेक कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादा दादी को अकेले छोड़ा था तब सोचा था उनको कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने भी नहीं आए। आपको तो पता भी नहीं है कि वह कहाँ थे, कहाँ है, किस हाल में है। मेरी बातें सुनते ही मम्मी पापा के तो पसीने छूट गए थे। मम्मी पापा सकपका कर जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। फिर मैंने अपने पापा से कहा, पापा, आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए मैंने आपको अकेले छोड़ दिया तो कितना बुरा लगा, और क्या क्या सोच लिया आपने। और आपने तो दादा दादी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। सोचो, अगर ऐसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करता और हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता तो आपको कैसा लगता। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। थोड़ी देर में विवेक अपने दादा दादी को अपने मम्मी पापा के सामने लेकर आ जाता है। अपने माँ और पिताजी को सामने देखकर दिनेश उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि पिताजी, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। आप मुझे जूतों से मारिए, पीटिए, जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। माँ, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैंने आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। मुझे मेरे बेटे ने ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है। अब आप दोनों घर चलो, मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से रखूँगा। अब कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। राम प्रसाद जी और नीलम अपने बेटे को माफ़ कर देती हैं, और सभी लोग हंसी खुशी फिर से गांव में आकर रहने लगते हैं। अब विवेक भी खुश था कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं। अब दादा दादी को अच्छी तरह से रखेंगे। वह अपनी मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि अब दादा दादी जी के साथ गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।